टामा इज लेजेंडरी डेविल फ्रूट यूजर। चैप्टर नंबर 1037 में फिर से एक बार वन पीस में मिस्ट्रीज बढ़ा दी गए हैं। चैप्टर में दिखाया गया है कि 5 एल्डर्स डिस्कस कर रहे हैं एक वानो के साथ साथ मिस्टीरियस डेविल फ्रूट के बारे में, जो एल्डर्स के लिए भी एक लेजेंड है। मतलब एल्डर्स भी श्योर नहीं तो उसके बारे में कि क्या वो सच में होगा या नहीं होगा, और वो फ्रूट कभी अवेकन नहीं हुआ है। और इस चैप्टर ऐसे दिखाया गया है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उस डेविल फ्रूट को हिस्ट्री में से मिटाना चाहती है, क्योंकि शायद से उस डेविल फ्रूट की पावर्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। इस वक्त सभी ये सोच रहे हैं कि वो डेविल फ्रूट कौन सा हो सकता है। हमने भी इसके बारे में थोड़ा सोचा और उसी मिस्टीरियस डेविल फ्रूट के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो फ्रूट गम गम नोमी है, क्योंकि वानो में मतलब ओनिगाशिमा में कुछ चैप्टर्स पहले दिखाया था कि हुज हु भी बात कर रहा है कि गम गम नोमी कितना ज्यादा स्पेशल फ्रूट है। और मोस्टली चीजें वन पीस स्टोरी में लूफी के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि ये मिस्टीरियस डेविल फ्रूट है गम गम नोमी। हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किए थे और वो क्राइटेरिया हमने कुछ पॉसिबिलिटी सोच कर किए थे, और उन्हीं पॉसिबिलिटीज को लेकर और क्राइटेरिया को लेकर इस वीडियो के हम कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, और शायद से इस मिस्टीरियस डेविल फ्रूट तक भी हम पहुंचे हैं उन्हीं क्राइटेरिया को लेके। तो बात करते हैं पहले क्राइटेरिया की। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि एल्डर्स जिस भी डेविल फ्रूट की बात कर रहे हैं वो उस डेविल फ्रूट के बारे में मरीन को और एल्डर्स को इस रेड के दौरान ही पता चला है, ओनिगाशिमा पे जो रेड हो रही है उसके दौरान। क्योंकि अगर मरीन को पहले से इस डेविल फ्रूट के बारे में मालूम होता तो मरीन इतना वेट नहीं करती उसको हिस्ट्री से मिटाने के लिए। और जब एल्डर्स को बात करते हुए दिखाया था इस डेविल फ्रूट के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि ये उनके लिए भी एक लेजेंड है, और अगर ये उनके लिए भी लेजेंड है तो इसका मतलब कंफर्म है कि उन्हें नहीं मालूम था कि ये डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करता है, और खासकर ये इस वक्त वानो में है। तो इसीलिए हमें लगता है कि वो फ्रूट गम गम नोमी नहीं है, और ना ही वो ओपी नोमी है, क्योंकि लूफी के बारे में सब अवेयर है कि उसका डेविल फ्रूट क्या है। एंड सेम गोस फॉर ओपी नोमी। अगर गम गम नोमी और ओपी नोमी वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा थ्रेट होते तो उन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट काफी पहले ही एलिमिनेट कर देती। तो पहले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो डेविल फ्रूट रेड के दौरान ही डिस्क्लोज हुआ है। और हमारा दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इस मिस्टीरियस डेविल फ्रूट यूजर को वर्ल्ड गवर्नमेंट बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के एलिमिनेट करना चाहती है। इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट बात कर रहे थे कि इसके एलिमिनेशन को रेड के दौरान करना चाहिए, जिससे कि किसी को शक ना हो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ये काम किया है, और सबको यही लगे कि ये इस काम केओस के दौरान हो गया। तो वो डेविल फ्रूट यूजर एक पायरेट नहीं हो सकता हमारे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर एक पायरेट वो डेविल फ्रूट यूजर होता तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे कभी भी एलिमिनेट कर सकती है और कोई उस चीज पर सवाल नहीं उठा सकता। और हमारा तीसरा क्राइटेरिया ये है कि ये जो भी डेविल फ्रूट है इसकी पावर्स अब तक वन पीस यूजर्स को एक्सप्लेन नहीं करी गई हैं, और हो सकता है डेविल फ्रूट यूजर को भी उसकी पावर्स का अंदाजा ना हो। तो इन तीनों क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग हमने कंक्लूड किया है कि वो डेविल फ्रूट है किबी नोमी, और इस डेविल फ्रूट का यूजर है ओटामा, क्योंकि ओटामा एक इकलौती कैरेक्टर है जो हमारे इन तीनों क्राइटेरियाज में सेट हो रही है। जैसा कि हमने देखा है कि ओटामा का डेविल फ्रूट काफी ज्यादा स्पेशल है। ओटामा की बदौलत ओनिगाशिमा रेड में नंबर्स में इतना बड़ा डिफरेंस आया है। अगर ओटामा को कंपेयर करें हम अपने पहले क्राइटेरिया से, तो एल्डर्स के पास ये इन्फो तभी पहुंची होगी जब CP0 को मालूम होगा ओटामा के बारे में, और CP0 को ओनिगाशिमा की रेड के दौरान ही पता चला होगा ओटामा के बारे में, क्योंकि उससे पहले ओटामा वानो की एक नॉर्मल सिटीजन थी। जैसा कि ओटामा ने गिफ्टर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था, तो हो सकता है ओटामा जुआन टाइप डेविल फ्रूट यूजर्स को भी अपने काबू में कर सके, और हो सकता है और भी चीजें वो अपने डेविल फ्रूट यूजर से मतलब अपनी डेविल फ्रूट पावर से कर सके, जिसके बारे में अभी हमें नहीं मालूम, जिससे ओटामा बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होती है। और ओटामा एक पायरेट भी नहीं है जिससे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को पहले से कोई इन्फॉर्मेशन हो ओटामा के बारे में, और उनके पास कोई राइट्स नहीं है एक नॉर्मल इंसान को एलिमिनेट करने का, और खासकर जब वो एक वानो का सिटीजन है जहाँ पे मरीन का लॉ नहीं चलता। इसलिए मरीन ये काम ऑफिशियल रिकॉर्ड के बिना करना चाहती है। मरीन ये साबित कर सके कि ये काम वॉर के केओस की वजह से हुआ है, मरीन का इसमें कोई हाथ नहीं है। और अभी ओटामा के साथ साथ बस एक यामाटो ही अननोन एंटिटी है जिसके बारे में शायद अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट को ना मालूम हो, और उसकी डेविल फ्रूट पावर्स के बारे में भी हमें नहीं मालूम ठीक से। बट यहाँ इतना है कि यामाटो को एलिमिनेट करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट को केओस का बहाना मारने की जरूरत नहीं है। जब ओटामा को वॉर में दिखाया गया था तो हमें एक चीज काफी ज्यादा खटक रही थी कि ओटामा का वॉर में क्या रोल हो सकता है। सीरीज में ओटामा का रोल दिखाया इस तरह से है कि ओटामा ने नंबर्स को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया, और जो डिसएडवांटेज था समुराइज के पास वो काफी हद तक खत्म कर दिया। लेकिन हर कोई जानता है कि एनिमे में नंबर्स मैटर नहीं करते, और जिस तरह लूफी ने फिशमैन आइलैंड में 50,000 फिशमैन्स को नॉकआउट किया था अपनी कॉन्कर्स हाकी से,
उसी तरह वो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स को रिड्यूस कर सकता था। और अब तो जोरो के पास भी कॉन्करर्स हाकी है, तो वो भी काफ़ी सारे नंबर्स रिड्यूस कर सकता था और नॉकआउट कर सकता था काफ़ी सारे 20 पायरेट्स को नंबर रिड्यूस करने के लिए। लेकिन ओटामा को यहाँ पर लेके आए इस काम के लिए, जो हमारी नज़रों में उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट अगर जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं कि ओटामा वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट यूज़र है, तो अब ओटामा को वॉर में दिखाने की सेंस बन रही है। ओटामा का डेविल फ्रूट ऐसे ही डेविल फ्रूट है जिसकी पावर्स खुद ओटामा को नहीं पता, बाकी ज़्यादातर डेविल फ्रूट्स को, डेविल फ्रूट यूजर्स को अपने डेविल फ्रूट की पावर मालूम है। तो इन तीनों क्राइटेरिया के अंदर ओटामा बेस्ट फिट होती है। इसीलिए हमारा मानना है कि ओटामा ही वो डेविल फ्रूट यूजर है जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट एलिमिनेट करना चाहती है। तो यही थी हमारी थ्योरी इस डेविल फ्रूट के ऊपर, जो कि अभी तक मिस्टीरियस है, और लेकिन हमें उम्मीद करते हैं कि जो हमने सोचा है वही डेविल फ्रूट निकले। और इस हफ्ते में हम और भी थ्योरीज लेके आने वाले हैं। अगर आपको ये थ्योरी काफी ज्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और हमारी अगली थ्योरी होने वाली है कि जुनेशा वानो में क्यों आया है और वो किस वजह से वानो में आया है और कैसे आया है। तो उस थ्योरी के लिए वेट कीजिए, हम 2 से 3 दिन में उस थ्योरी को भी आपके लिए लेके आ जाएंगे।